गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम केमिस्ट्री का फिर से वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप लोग इतना क्वेश्चन का स्टडी कर लीजिए। इसके पहले हम वीवीआई जो केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो बता चुके हैं और फिर से आज हम लेके आए हैं। उसका भी लिंक, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो आज हम लोग यहां से देखते हैं, ये केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, विकृत गंधित का क्या अर्थ है। हम लोग क्या है 20 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। यहां से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, विकृत गंधित का अर्थ क्या होता है, सो उदाहरण समझाएं। तो हम लोग बोलेंगे, जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तब उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। जो वसा या तेल से जो हम लोग भोजन को बनाते हैं, अब बनाने के बाद कुछ समय के बाद उसका स्वाद या गंध उसमें आ जाता है, स्वाद बदल जाता है तो उसमें गंध आ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधित कहते हैं। विकृत गंधित यानी कोई भोजन में स्वाद बदल जाना या तो उसमें गंध आ जाना, क्या कहलाता है, विकृत गंधित कहलाता है। बोले जैसे बासी समोसा में गंध, बासी समोसा में क्या आ जाता है, गंध आने लगता है, उसका स्वाद बदल जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, विकृत गंधित कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधित कहते हैं। तो बोल देगा विकृत गंधित का क्या अर्थ होता है। तो हम लोग बोलेंगे, जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तब उनमें क्या जाते हैं, गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधित कहते हैं। जैसे क्या करते हैं, बासी समोसा में क्या जाना, गंध आ जाना। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। हम लोगों का जो नमक होता है वो आयोडीन युक्त नमक होता है, उसको खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नमक बनाते समय इसमें आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है। इसी नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। इसी नमक को क्या कहा जाता है, आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में एक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे गलकंठ या घेघा रोग कहा जाता है। इसी रोग से बचाव के लिए मनुष्यों को आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें कुछ मात्रा में आयोडीन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है कि यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने लगता है तो हम लोग को गलकंठ या तो घेघा रोग हो जाता है। ये घेघा क्या होता है, फूल जाता है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने लगे तो हमें कौन बीमारी होता है, गलकंठ या घेघा रोग होता है। इसके रोग को बचाने के लिए, इस रोग के उपचार के लिए ही नमक में क्या मिलाया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक। इसीलिए हम लोग को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से समझते हैं। बोल रहा है, नमक बनाते समय इसमें आयोडीन की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है। जब नमक बनाते हैं तो उसमें आयोडीन की क्या है, थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है। इसी नमक को हम लोग क्या कहते हैं, इसी नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है, जिसमें आयोडीन मिलाया जाए उसको क्या बोलते हैं, आयोडीन युक्त नमक बोला जाता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में एक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं, गलकंठ या घेघा रोग कहते हैं। बोल रहा है कि इसी रोग के बचाव के लिए मनुष्य को आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ये सब क्वेश्चन जितना भी बताया जा रहा है सारा वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तो करना ही है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि आपके अनुसार आपका दोस्त का क्या हो जाए, भलाई हो जाए। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास क्या है, सारा सब्जेक्ट का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखे, इसके दो उपयोग। धोबिया सोडा किसको बोलते हैं, धोने वाला सोडा का। तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। क्या आता है हमारे पास, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये किसका होता है, धोने वाला सोडा। और धोने वाला सोडा का दो उपयोग बोल रहा है। तो पहला में हम लोग बोलेंगे कपड़ा धोने में, दूसरा बोलेंगे कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उत्पादन में।
मतलब कांच, कागज, साबुन बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीन को हम बोलती हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पूछ रहा है क्या वो? पहला में कपड़ा धोने में, दूसरा में कागज, कांच, साबुन इत्यादि बनाने में, या तो उसको उत्पादन करने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये सब इतना यदि आप लोग बता देते हैं तो ये कितना नंबर का आता है? 2 नंबर का। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 24, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है? यानी पानी से रखना क्यों जरूरी है? पानी से दूर रखना क्यों जरूरी है? तो जो हम लोग हाथ टूट जाता है तो ऊपर से जो प्लास्टर जैसा, चूना जैसा जो हम लोग लेप लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। जब तक वो पाउडर के रूप में रहता है तब तक वो बोलते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो वो जम जाता है, और जमने के बाद उसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोलते हैं? जब तक पाउडर के रूप में रहे तब तक प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो वह जिप्सम में बदल जाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। जम जाना। मान लेते हैं कि हम लोग के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है और उसमें हम लोग नमी आ जाए, पानी की मात्रा आ जाए तो जम जाएगा तो बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या है? आर्द्रता से दूर रखना चाहिए। यानी हम लोग देखते हैं बरसात के दिनों में नमक पसीज जाता है, हम लोग नमक में पानी दे देते हैं? नहीं, तब फिर भी नमक क्यों क्या जाता है? पसीज जाता है, लगता है नमक में कोई पानी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल से क्या करता है? नमी को खींच देता है। इसी कारण बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाथ टूट जाता है उसको बैंडेज करने के लिए, उसको आर्द्रता से दूर रखने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो जम न जाए, और जम जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो वह किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। और जब जम जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा, इसीलिए पानी से क्या रखने बोलता है? दूर। अगला बोला हमारे पास 25 नंबर में, 25 नंबर का हमारे पास क्या है? बोला जा रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग बतावे। तो बोला जब 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक धातु को मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जब एक धातु और फिर दूसरा धातु मिला दें उसको भी मिश्र धातु बोलते हैं, या तो एक धातु और धातु रे दोनों को मिला दे तो उसको भी क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो वही बोला जब 2 या 2 से अधिक धातु या तो एक धातु या एक और धातु के मिश्रण को ही, मिलावट को ही क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, कांस हो गया, जस्ता हो गया, ब्रॉन्ज, किसको बोलते हैं? कांसा को। ये सब क्या है? मिश्र धातु। ये सब क्या है? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में जंग नहीं लगता है, बोलते हैं संक्षारक के बचाव का उपाय बतावे तब मिश्र धातु में बदल कर, क्योंकि ये समय में जल्दी जंग नहीं लगता है, संक्षारक जो होता है वो नहीं लगता है। तो वही बोल रहा है हमारे पास कि जब 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु या एक और धातु मिलाकर मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कौन कौन है? पीतल, तांबा, जस्ता, ब्रॉन्ज, जिसको हम कांसा भी बोल सकते हैं, मिश्र धातु है। फिर बोल रहा है ब्रॉन्ज का उपयोग कहाँ करते हैं? मूर्ति, सिक्के, जहाज मशीनों के पार्ट पुर्जों में करते हैं। ब्रॉन्ज का उपयोग कांसा का उपयोग करते हैं ना, मूर्ति बनाने में, या तो फिर बोले जहाज के मशीनों के कल पुर्जों बनाने में, सिक्का बनाने में, बर्तन बनाने में होता है ना कांसा का। और यहाँ पे फिर बोला पीतल का उपयोग तो बर्तन बनाने में, नालियां बनाने में और कारतूस बनाने में। उसका जो नाली होता है क्या होता है? पीतल का होता है। कारतूस यानी गोली बनाने में, गोली का जो ऊपर कवर होता है क्या होता है? पीतल का होता है। तो ये सब क्या है? पीतल और ब्रॉन्ज का उपयोग है। तो आप लोग बता देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या एक धातु और एक और धातु का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। कौन कौन मिश्र धातु है? पीतल, तांबा, जस्ता, ब्रॉन्ज सब मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बर्तन बनाने में, नली बनाने में, कारतूस बनाने में। ब्रॉन्ज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मूर्ति बनाने में, जहाजों का कलपुर्जो बनाने में, सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में, ये सब होता है। पूछ देता है, बार बार पूछ देता है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर में, किण्वन। किण्वन की क्रिया क्या है? इनमें कौन सी गैस निकलती है? किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक में। किण्वन किसको कहते हैं?
जिस वस्तु को सड़ा गलाकर उसको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ दे। जटिल रहता है लेकिन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न जीवों के द्वारा उसको सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देना, बदल देना, क्या कहलाता है? किण्वन कहते हैं। तो किण्वन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा यानी विभिन्न जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में, जटिल है, क्या है? जटिल है, इसको सरल में बदल देना, लेकिन किसके द्वारा? विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा बदल देना ही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में विभक्त किया जाता है, बांट देता है, बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। जैसे शराब बनाना, शराब बनाता किस तरह है? कोई चीज का जो फल अभी बनाते हैं तो जो महुआ होता है उसको सड़ा गला देता है, और सड़ाने के क्रम में क्या है, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको सड़ा देता है। जैसे मान लो कि हम लोग फल का शराब बनाते हैं तो फल रहता है जटिल और उसको गला देता है, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा गलाना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं, दूध से क्या है? दही बनाते हैं, दूध को गर्म करके ठंडा कर देते हैं और दूसरा दही थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं, और उसमें जो छोटा छोटा जीव होता है, किण्वन जो होता है, वो क्या करता है? उसको धीरे धीरे विभिन्न एंजाइमों के द्वारा क्या करता है? मतलब बढ़ोतरी करता है, जिनके कारण दूध को किस में बदल देता है? दही में। तो वो किसके कारण होता है? किण्वन क्रिया के कारण। तो वही बोल रहा है, इस प्रक्रिया में कौन गैस का निकलता है? CO2 गैस निकलता है। वही बोल रहा था कि इनमें कौन सी गैस निकलती है? तो इस प्रक्रिया में CO2 गैस निकलती है। ये समझ में होंगे। हम लोग क्या बोलेंगे कि किण्वन की प्रक्रिया क्या है? तो बोलेंगे किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में विभक्त किया जाता है, बदल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? किण्वन क्रिया कहते हैं। जैसे शराब का बनाना, जैसे शराब का, तो ये समझ गए होंगे। इसमें कौन गैस का मतलब निकलता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता के 2 अयस्कों के नाम लिखे। जस्ता के 2 अयस्क, तो जस्ता के 2 मुख्य अयस्क, उनके सूत्र इस प्रकार है। जिंक ब्लेड, जिसको ZnS बोलते हैं, जस्ता का। जैसे हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, लोहा का हेमाटाइट, तो जिंक का जिंक ब्लेड और जिंकाइट, जिंक का जिंक ब्लेड और जिंकाइट, ये किसका है? जस्ता का। समझ में आया? तो जिस तरह हम लोग एल्युमिनियम का पढ़ते हैं बॉक्साइड, लोहा का पढ़ते हैं हेमाटाइट, तो जिंक का जिंकाइट और जिंक ब्लेड, ZnS और ZnO। ये हो गया हमारा 27 नंबर का आंसर। 28 नंबर के देते हैं, खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच अंतर को समझाएं। खनिज पदार्थ और अयस्कों के बीच, तो बोला वैसा पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। वैसा पदार्थ जो भूमि के अंदर पाया जाता है जिसमें खनिज पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? सॉरी, जिसमें धातु पाया जाता है। वैसा पदार्थ जो भूमि के अंदर से निकाला जाता है तो पाया जाता है, उसमें धातु पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और वैसा खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण सस्ते दर पर आसानी से किया जाए, उसे अयस्क कहते हैं। पहले भी हम समझा रहे थे शायद कि खनिज हम किसको कहेंगे। मान लेते हैं कि कोई ये धरती है हमारा, इसको खन के निकाले, ऐसे टोटल खन के निकाला, मान लेते हैं 50 केजी। ये कितना आया? 50 केजी। ये टोटल कितना निकला? 50 केजी। लेकिन इसमें से मान लेते हैं 10 केजी धातु निकला। क्या निकला? 10 केजी धातु निकला। लेकिन 40 केजी क्या निकल गया? अशुद्ध पदार्थ। क्या निकल गया? अशुद्ध पदार्थ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। लेकिन यदि कहीं से हम लोग खनन किए, ऐसे भी 50 केजी निकला, लेकिन इसमें क्या हुआ? 40 केजी। इसमें क्या हुआ? 40 केजी धातु निकला। 40 केजी क्या हुआ? धातु निकला। और 10 केजी क्या निकला? अशुद्ध पदार्थ निकला, मिट्टी, कंकड़, बालू। तो इसमें क्या है? धातु ज्यादा निकला। और ज्यादा निकलने के कारण इसमें क्या, आसानी से और कमे खर्च में शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, यानी इसमें फायदा ज्यादा होगा। तो जिसमें ज्यादा फायदा उसको बोलेंगे अयस्क। ये इसको भी खनिज बोलेंगे, इसको भी खनिज बोलेंगे, लेकिन इसको अयस्क भी बोलेंगे। तो खनिज किसे कहते हैं? जिस पदार्थ को भूमि के अंदर से खन कर निकाला जाता है, जिसमें धातु पाया जाता है। तो दोनों में धातु पा रहा है,
तो दोनों को खनिज बोलेंगे, लेकिन अयस्क किसको बोलेंगे? अयस्क उस खनिज को बोलेंगे जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाए, अधिक धातु पाया जाए और कम खर्च में तथा आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए, उससे हम लोग क्या करेंगे? अयस्क करेंगे। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जो भूमि के अंदर पाया जाता है जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और अयस्क का परिभाषा, वैसा खनिज, खनिज है, ये भी खनिज है, लेकिन जिसमें धातु का निष्कर्षण सस्ते दर पर तथा आसानी से किया जाए। सोचो इसमें से ज्यादा धातु है तो धातु जल्दी निकल जाएगा, सस्ते दर पर और आसानी से भी हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन हमारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 29 नंबर में, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है? हम लोग बोलेंगे कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। देख लेते हैं हम लोग पहले, कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4, ये होता है ना, कितना होता है? 2 4। तो वही हम बोल रहा है कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 पाई जाती है। देखो लास्ट में क्या है? 4 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है, जो लास्ट में बचता है उसी को क्या बोलता है? संयोजकता। यानी जिसका जितना 8 पूरा होने में बाकी है, जैसे मान लेते हैं हम लोग सोडियम का क्या बोलते हैं? 2 8 1, तो 1 को हटा देगा तो 8 बच जाएगा ना, यानी इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता कितना? 1। लेकिन क्लोरीन की देखते हैं 2 8 7, इसका परमाणु संख्या 17, इसका परमाणु संख्या, तो इसमें देखो 7 है, 8 को पूरा करने के लिए 1 बाकी है, यानी इसकी संयोजकता भी 1। जितना दान करे और जितना ग्रहण करे उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता। जैसे मान लेते हैं हम लोग मछली मारने जाते हैं, अब मछली मारने जाता है, 1 2 को मछली हम लोग मारे हैं, अब कोई हम लोग के साथ गया वो 10 20 को मार लिया, हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा मछली 1 2 ले लीजिएगा ना, आप बनाइएगा ना, तो हमको बुला लीजिएगा, खा लेंगे। तो हमारे पास कम था तो दान में दे दिए, तो इसके पास कम था तो ये भगाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन जिसके पास 10 20 को सोचेगा 8 5 6 हो जाएगा ताकि पूरा परिवार खा ले, तो इसके पास 7 को है, 8 को पूरा होने के लिए सोच रहा है 1 को और कोई दे दे, तो जितना ग्रहण करे जितना दान करे उसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता। उसी को क्या बोलते हैं? तो इसकी लास्ट में 4 है, इसकी लास्ट में 4 है, 8 पूरा करने के लिए कितना बाकी है? 4। इसकी संयोजकता कितना हो गया? 4। इसकी संयोजकता कितना हो गया? 4। अब हम लोग सोचेंगे धातु और अधातु, तो जो धातु जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन त्याग दे यानी दान में दे दे तो वो धातु, और जो ग्रहण कर ले वो अधातु। तो सब कितना में दान करेगा और कितना में ग्रहण करेगा? तो 4 से कम रहे तो दान कर देता है, और 4 से अधिक रहता है वो ग्रहण कर लेता है। जैसे इसमें 4 से कम है तो धातु, इसमें 4 से अधिक है अधातु, इसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। जैसे देखो लास्ट में 4 बचल है, नहीं तो धातु है ना तो अधातु है, ये क्या है? बोल देता कभी कभी कार्बन क्या है? उपधातु है। क्या है? इसमें से देखिए ये सब सारा ऑब्जेक्टिव हम समझ गए। तो वही बोल रहा है कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? 4 होती है, 4 पाई जाती है। अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है, जो कि अधिकतम है। जो कि क्या है? अधिकतम है। ना तो ये ग्रहण नहीं करता है ना तो त्यागता है, इसीलिए अपने संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक का त्याग या ग्रहण नहीं कर सकता है। ना तो त्याग पाता है तो ग्रहण कर पाता है, क्योंकि 4 से कम रहता है तो त्याग देता है, 4 से अधिक रहता है तो वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन इसके पास 4 ही बचा हुआ है, जिनके कारण ना तो त्याग पाता है ना तो ग्रहण कर सकता है। इसीलिए यह साझा करके सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। साझा कर लेता है, क्या करता है? साझा कर लेता है। साझा कर लेना यानी NaCl जिस तरह मिल जाता था, जैसे NaCl ये A को दे देगा, इसको A को ग्रहण कर लेगा दोनों, इसी तरह ये क्या कर लेता है? साझा कर लेता है। यह न तो दान कर पाता है न तो ग्रहण कर पाता है। इसीलिए हमारा क्या है? कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 4 पाई जाती है। और 4 पा जाने के कारण अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 हो गया, जो अधिकतम है। जो क्या है? अधिकतम है। इसलिए ये अपने संयुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए न तो ग्रहण कर पाता है न तो त्याग पाता है। इसीलिए किसी के साथ दूसरे तत्व के साथ क्या करता है? साझा कर लेता है। इसीलिए कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाता है। समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या 2 8 7।
कितना है 2 8 7, यानी टोटल हो गया 8 2 10 7 17, 17 हो गया इसका परमाणु संख्या, और 17 किसका परमाणु संख्या होता है क्लोरीन का। तो भाई लिख देना है, बोल रहा है कि 2 8 7 तत्व के नाम लिखे, अब परमाणु संख्या, तो तत्व के नाम क्लोरीन और परमाणु संख्या 17, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 से स्पष्ट है कि तत्व का परमाणु संख्या 17 और क्लोरीन है। अभी बताए थे ना जस्ट, समझ में गए। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिखे। अभी बताए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदर्शता से दूर क्यों रखना चाहिए, ताकि वो किसमें बदल जाता है जिप्सम में। देखिएगा अभी यही जिप्सम का सूत्र है, CaSO4 into 2H2, ये किसका है जिप्सम का। तो वही बोल रहा है CaSO4 into H2O, ये किसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये जल के साथ अभिक्रिया किया, किसके साथ जल के साथ अभिक्रिया किया, तो क्या बना 2CaSO4 into 2H2O, यही हमारा क्या कहलाया जिप्सम कहलाया। आप जिप्सम का भी फॉर्मूला कर लीजिएगा, CaSO4 into 2H2O, ये जिप्सम का हो गया। मिलान करने के लिए कभी कभी दे देता है, एक तरफ दे देगा खाने वाला सोडा, क्या दे देगा खाने वाला सोडा, एक तरफ इधर दे देगा फिर धोने वाला सोडा, क्या दे देगा धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, फिर दे देगा हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरफ फिर दे देगा जिप्सम, क्या दे देगा जिप्सम, इधर 4 को सूत्र दे देगा। इसी तरह अब बोलेगा कौन मिलान है, मिलान करें तो फॉर्मूला रहेगा तब ने, तो जिप्सम क्या होता है 2CaSO4 into 2H2O, ये संतुलित करने के लिए है, ये क्या है तो CaSO4 into 2H2O, और इसका रहता है CaSO4 into 2H2O। हम लोग खाने वाला सोडा जानबे करता है NaCO3, धोने वाला सोडा Na2CO3, कंफ्यूज होता है। अगला देखते हैं वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। क्या बोल रहा है हमारे पास, वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। वन संरक्षण हेतु आवश्यक कदम यह है कि वनों की कटाई कम से कम की जाए, केवल परिपक्व वृक्ष की कटाई किया जाए, यानी जो मतलब अब पत्ता झड़ गया है सूख गया है उसी की कटाई किया जाए, एकदम कम से कम कटाई किया जाए। जिसके कारण बोल रहा है वनों की कटाई की जगह पुनः नए वृक्षों का रोपण किया जाए। यदि वो भी परिपक्व जो वृक्ष है उसको यदि आप काटते हैं तो वहां पे नए वृक्ष का रोपण कर दें। और फिर बोल रहा है लकड़ियों की जगह लोहा, स्टील एवं प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए। बोल रहा है वनों के अनुसार आप क्या कदम कीजिएगा कि ताकि वन हमारा संरक्षण रहे, तो बोलेंगे हम लोग कि वन को कम से कम कटाई किया जाए, यहाँ तक कि सिर्फ परिपक्व वृक्ष की कटाई किया जाए, और उसमें भी क्या है नए वृक्ष का रोपण किया जाए, और लकड़ियों के जगह पर प्लास्टिक, स्टील, लोहा का वस्तुओं का उपयोग किया जाए। ये आप लोग समझ के देख सकते होंगे। तो हम लोग देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील, एक लोहा का कील है, इसको कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, CuSO4 में डाला जाता है, तो बोला उसका रंग विलयन, उस रंग का विलयन बदल, उस रंग विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। तो हम लोग बोलेंगे जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा का क्या होता है Fe, इसको किसके साथ अभिक्रिया किया कॉपर सल्फेट CuSO4 से, तो इसको क्या करता है, इसको Cu को हटा देता है, बना देता है FeSO4, Fe2SO4 बना देता है, समझ रहा है ना, इस Cu को अलग कर देता है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट है ना, तो इसको विस्थापित कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है। वही यहाँ पर है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट को क्या करता है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा आता है, नीला, कैसा आता है, और नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। हम लोग बोलेंगे जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, अभी तक क्वेश्चन बोल रहे हैं जो क्वेश्चन में बोल रहा था, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा का कील कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है। लोहा का कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है।
और कॉपर सल्फेट का रंग नीला को क्या कर देता है, बदल देता है, जिसके कारण हल्का हरा हो जाता है। यही लिख देना है। बच्चा लोग बोलता है आग नहीं होता है सर, आग करना है। मंजिल का रास्ता सब बताएगा, मंजिल का रास्ता सब बताएगा, लेकिन मंजिल का रास्ता तय करने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग तो एक साधन है, मंजिल के रास्ता बताने का साधन है, जरिया है कि मतलब इस रास्ते से जाओ जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन उस रास्ते पे चलना तो तुम्ही लोग को है ना। हम आज करा देंगे, समझा देंगे। अब इस वीडियो को देख लिया, बताया मिथुन सर पढ़ा दिए, हम लोग फर्स्ट डिवीजन है। कभी इसका सेल्फ स्टडी करेगा तब ने, इसको अध्ययन करेगा तब ने। सिर्फ देखने के बाद हो जाता है, देखने के बाद होता तब तो ठीक ही रहता। हम सिर्फ बता दिए सब बीबीआई क्वेश्चन हम समझा रहे हैं किस तरह करना चाहिए, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी खुद करना होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें दो घोलों को मिलाने पर कोई अघुलनशील उत्पाद बनता है। इस अघुलनशील उत्पाद को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब बोला दो घोल को घुलाते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें दो घोलों को मिलाने पर अघुलनशील उत्पाद बनता है। दो घोलों को जब मिला देते हैं तो अघुलनशील उत्पाद बनता है। बस इतने बात करना है। दो घोल को जब मिला दें तो अघुलनशील उत्पाद बनता है, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जब दो घोलों को मिला देते हैं तो अघुलनशील उत्पाद बनता है, इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, इतना तो आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल का व्यवहार में क्या है, जल के अनुपस्थिति में, पर जब जल नहीं है तब अम्ल का व्यवहार अम्ल नहीं कहलाता है, अम्ल नहीं होता। क्यों, तो हम लोग बोलेंगे जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। अभी तक क्वेश्चन बोले क्योंकि अम्ल को अपने गुण प्रदर्शित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि यदि जल नहीं रहे तो अम्ल जो है अपना गुण प्रदर्शित कर पाएगा, तो नहीं, क्योंकि उसका गुण प्रदर्शित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग शरबत घोलते हैं तो नींबू को क्या है, पानी में घोलते हैं, नींबू को पानी में घोलते हैं तब नहीं पता चलता है खट्टा है। तो उसका गुण प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। और तुम बोल रहे जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं बता पाता है, क्योंकि अम्ल का गुण जल में ही प्रदर्शित करता है। जल नहीं रहेगा तो वह अपना गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना गुण प्रदर्शित नहीं करता है। समझा, कोई दिक्कत। इतना आसान भाषा में लिखे कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि अम्ल अपने गुण को प्रदर्शित जल में ही करता है। क्या करता है, जल में करता है, वही पूरा प्रदर्शित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि जल की अनुपस्थिति रहेगा तो वह अपना गुण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। बोले धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। बोले जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु के हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन आयन गैस बनती है। जब धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो हाइड्रोजन आयन या तो हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड या तो फिर हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन, जब धातु अभिक्रिया करता है किससे, जल से। कोई भी धातु हो, बहुत धातु है, कोई भी धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इतना समझ में आया। तब बोल देगा कि जब कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इतने तक करना है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब धातु में जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समजातीय श्रेणी। क्या हमारे पास क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है, तब समजातीय श्रेणी किसको बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसमें सदस्यों के रासायनिक गुण समान हो। कार्बनिक यौगिक के ऐसी श्रेणी जिसमें सदस्यों की रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, और जिसमें एक समान आणविक सूत्र से प्रकट किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं।
बोल रहे हैं समजातीय। समजातीय यानी समान जो श्रेणी हो, क्या हो, जो समान हो। जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसमें सदस्यों की रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसमें सदस्यों के रासायनिक गुण समान हो। कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसमें रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, जिसमें एक समान आणविक सूत्र हो, जिसमें एक समान आणविक सूत्र से प्रकट किया जा सके, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी क्या कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, इसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मीथेन, तो मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4, इथेन C2H8, मीथेन इथेन प्रोपेन C3H10, सॉरी यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलकर बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक के वे श्रेणी जिसमें रासायनिक गुण समान हो, इसमें रासायनिक गुण समान हो और समान आणविक सूत्र से क्या हो, प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन जैव लिख सकता है, समझा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ संयुक्त का इलेक्ट्रॉनों को जितना संख्या में आदान या प्रदान करता है, बताते हैं लास्ट में जितना संख्या या तो ग्रहण करे या तो त्याग करे, उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता। तो वही बोला, कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होने के लिए यानी जुड़ने के लिए, कोई तत्व एक दूसरे के साथ संयुक्त होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या आदान प्रदान करता है, यानी हम लोग NaCl बोले, NaCl में NaCl नमक बोलते हैं, तो इसका होता है 2-8-1, इसका होता है 2-8-7, यानी एक ये त्यागना चाहता है, ये एक ग्रहण करना चाहता है, तो दोनों में संयोजकता कितना है, 1 है। तो भाई बोल रहा है कि कोई तत्व एक दूसरे तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों का जितना संख्या आदान प्रदान कर रहा है, लेन देन कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। समझ में आया। या तो कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को जितना त्याग करे या जितना ग्रहण करे, उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो जो आपको परिभाषा अच्छा लगे अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन के सबसे ऊपर में लिखा रहता है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दे। समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अगला, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अपने भाषा में हम समझाते हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी, शोषी यानी सोखना, शोषी यानी सोखना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा सोखता है यानी ऊष्मा ऊपर से देना पड़ रहा है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी में जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं अपने भाषा में। सर आगे कैसे करेंगे, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी, तो शोषी यानी सोखना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा सोखता है और सोख रहा है तो ऊष्मा ऊपर देना पड़ेगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊपर से देना पड़ रहा है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी में जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जैसे सूखे हुए जल में, सूखे हुए चूना में पानी डाल दो तो उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने ऊष्मा देने लगता है, अपने बुलबुला छोड़ने लगता है। तो वो क्या है, उसको गर्म नहीं किए, अपने ऊष्मा पैदा कर रहा, तो उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषी में जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, उसमें ऊष्मा बाहर से देना पड़ रहा है, यानी उसको सोख रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्षेपी यानी ऊष्मा उत्पन्न करे। तब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो, निष्कासन यानी निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ CH4H2O, इसके साथ अभिक्रिया किया तो CO2 और 2H2 प्लस ऊष्मा बना। लेकिन बोलते हैं, या तो हिंदी में बोल लिख सकते हैं, जब सूखे हुए चूना को पानी में डाला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब सूखे हुए चूना को पानी में डाला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। चूना क्या था, CO प्लस में H2O, COH2 प्लस में ऊष्मा। समझ में आया ना। फिर यहाँ पे बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण हो, शोषण यानी सोख रहा हो, बाहर से देना पड़ रहा है,
उसे क्या कहते हैं? उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे N2 + O2 प्लस में उष्मा दे रहे हैं तब हो रहा है 2NO। हिंदी में भी हम लोग क्या लिखेंगे? उष्मा क्षेपी में पहला वाला लिखेंगे, जब सूखे हुए चूना को पानी में डाला जाता है तो उष्मा उत्पन्न होता है। यह तो जो हम पहले परिभाषा लिखा चुके हैं उससे भी लिख सकता है। और दूसरा बोलेंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को पानी के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझ में आया? तो ये दोनों हम बोल सकते हैं। उसके बाद आप लोग यदि समझ गए होंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया तो बोला वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल कोई क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। बताए थे? एक बार आप सुन लो, बेकार ही करेगा, हाथ मुला खा लेना। क्या बोलेंगे? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है क्या? लवण और जल। यानी सर अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। आई किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? क्षार के साथ, NaOH। क्या बना रहा है? लवण और जल। ये हो गया हमारा अम्ल, ये क्या हो गया? अम्ल। ये हो गया क्षार, क्या हो गया? क्षार। अब बना रहा है लवण, लवण यानी नमक, NaCl और जल H2O। यही हमारा क्या हो गया? समीकरण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे करते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिए वही परिभाषा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या? उदाहरण दीजिए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल कोई क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HCl + NaOH एरो NaCl + H2, या तो H2SO4 + 2KHO, या तो K2SO4 या 2 प्लस में 2H2O। ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये आसान लग रहा है क्योंकि अम्ल का फॉर्मूला जानते हैं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है लवण और जल। अम्ल का HCl NaOH एरो हो गया NaCl + H2O। ये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग का समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है ध्वनिक या सोनोरस। तो जब कोई कठोर सतह से कोई टकराता है और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे ही बोलते हैं ध्वनिक या सोनोरस। यानी हम लोग घंटी बजाते हैं, स्कूल में होता था ना, 1 घंटी लगता था एक बार। तो ठोस पदार्थ से जब टकराया और जो ध्वनि उत्पन्न हुआ उसी को क्या बोलते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। उसी को क्या बोलते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। तो वही बोल रहा है ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं? तो जो धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हो, जो धातु किसी ठोस सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हो उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। क्या बोल रहा है? हाइड्रोकार्बन क्या है? ये कितने प्रकार के होता है? तो वैसी रासायनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन इससे बोला हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो बन रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बन रहा है। जैसे मीथेन CH4 हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बन रहा है। तो वही बोल रहा है वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है, संयोग होने से बनता है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्या बोल रहा है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में मौजूद किसी तत्व की जगह दूसरे तत्व को ले आता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोला जा रहा है हम लोग के पास? प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में मौजूद किसी तत्व की जगह पर, यौगिक में मौजूद किसी तत्व की जगह पर कोई दूसरा तत्व आ जाए। क्या आ जाए? कोई दूसरा तत्व आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया या तो एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जो किसी यौगिक में मौजूद किसी तत्व की जगह पर, किसी तत्व के स्थान पर कोई दूसरा तत्व मौजूद हो जाए।
कोई दूसरा तत्व आ जा ले उसका स्थान ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया है, तो एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग 44 का क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे या घटा दे। वह रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण में क्या है? अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया का मान क्या बढ़ा दे या तो घटा दे, उसकी गति को बढ़ा दे या तो घटा दे। तो वही बोला वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे या घटा दे, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो बोल देगा उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो हम लोग बता सकते हैं ना, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए, वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए क्या करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ा दे या तो घटा दे, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। अब बोला प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? पढ़े हैं? प्लेटिनम होता है, सोना होता है, चांदी होता है। देखिए हम पढ़े ये क्या है कि इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग लोहा, तांबा, पीतल का क्यों उपयोग नहीं करते हैं? तो बोला ये चमकीला भी होता है, ये संक्षारक नहीं होता है। ये क्या होता है? संक्षारक, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। क्या है? इसी कारण क्या हम लोग आभूषण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो वही बोल रहा है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी कम क्रियाशील धातु है। ये क्या है? कम क्रियाशील धातु है। इसका संक्षारण भी नहीं होता है, जंग वगैरह नहीं लगता तथा यह चमकीला भी होता है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी कम क्रियाशील धातु है तथा यह संक्षारण भी नहीं होता है, इसका संक्षारण भी नहीं होता है तथा यह क्या होता है? चमकीला भी होता है। इसी कारण प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। 3 कारण: कम क्रियाशील, चमकीला, संक्षारण नहीं होता है। इसी कारण प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग। कोई दिक्कत? हम लोग बोलेंगे प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह कम क्रियाशील धातु है, यह संक्षारण नहीं होता है तथा यह चमकीला भी होता है। इसी कारण इसे आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है। अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? उदाहरण दें तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। जैसे बोलते हैं H2 प्लस Cl2 और एरो में 2HCl, इस समीकरण संतुलित है कि नहीं है? हाँ। प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद दोनों तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो, यानी तीर निशान के पहले और तीर निशान के बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरह बोल सकते हैं कि जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद, तीर निशान को क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। तो जिस रासायनिक समीकरण में, इसको टोटल को बोलते हैं समीकरण, तो जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो। यहाँ देखते हैं H2 गो, यहाँ भी H2 गो, Cl2 गो, तो ये Cl के लिए भी 2 है, यानी क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें जिसके दोनों तरफ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, या तो बोल सकते हैं हम लोग C प्लस O2 एरो CO2, ये भी हमारा संतुलित है। समझ में आया? लेकिन अगला बोल देगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित। और असंतुलित में क्या करेंगे? समीकरण बोलेगा तो H2 प्लस Cl2 लिखेंगे और लिख देंगे 2 नहीं लिखेंगे, HCl खाली लिख देंगे, क्योंकि देखिए तीन निशान के बाद क्या एक ही हुआ, यहाँ 2 हुआ, संतुलित है? असंतुलित है। असंतुलित में यही समीकरण लिख देंगे, कोई दिक्कत? आगे हम लोग के पास है समावयवता किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे। तो बोला ऐसे विभिन्न यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं बोला ब्यूटेन और पेंटेन। ब्यूटेन के कितना समावयवता था? 2।
नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब पेंटेन का था 3, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और नियोब्यूटेन, पता है। तो हम लोग देखते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का था नॉर्मल ब्यूटेन, क्या होता है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अरे होता है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसका फॉर्मूला दोनों का वही होता है C4H10, इसका भी होता है C4H10, यानी अनुसूत्र समान, और अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग हो। इसका हम लोग बोलेंगे C4H10 का, इसका संरचना सूत्र बनेगा 1 2 3 4, C4 वो है H 10 गो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका संरचना इस तरह बना, लेकिन इसका आइसोब्यूटेन का संरचना किस तरह बनेगा देखिएगा, 1 2 3, लेकिन लास्ट वाला छोड़ के एगो नीचे 4। अब इसमें दिया आएगा 1 2 3, इसमें 3 को तो बना लेना, एक होगा 4 5 6 7 8 9 10। संरचना सूत्र एक ही था लेकिन रचना क्या है अलग अलग, उसे क्या कहते हैं समावयवता कहते हैं। तो समावयवता कैसे किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ऐसी विभिन्न यौगिक जिनके अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं समावयवता कहते हैं। अर्थात वाला समावयवता कहते हैं। और इसका घटनाक्रम क्या है समावयवता का, इस घटना को क्या कहते हैं समावयवता कहते हैं। जैसे ब्यूटेन के कितने समावयवी, 2 गो, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब पेंटेन के 3 गो, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। समझ में आ गया। तो भी बताते संरचना सूत्र नियोपेंटेन। अगला साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बतावे, साबुन और अपमार्जक में अंतर बतावे। तो बोला साबुन एवं अपमार्जक में निम्न अंतर है, यह प्रायः बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साबुन क्या होते हैं, यह प्रायः बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन अपमार्जक कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। साबुन क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, टोटल बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन जो अपमार्जक होता है कुछ बायोडिग्रेडेबल होता है और कुछ बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल जो मतलब जब क्षति ना पहुंचाए, इस पर सरफा लगाया होता पता चलेगा लहर रहा है, कम होता है। यहाँ पे बोला यह मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त है। मृदु जल में, सब जल में नहीं, जहां पे होता है, लेकिन अपमार्जक या मृदु तथा कठोर दोनों जल में। सुना होगा कभी कभी कि साबुन से इस पानी से साफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या दो डिटर्जेंट दो। बहुत से पानी में क्या साबुन से साफ नहीं कर सकता, जहां का पानी कठोर है वहां से हम लोग किसका उपयोग करते हैं डिटर्जेंट यानी सर्फ का, अपमार्जक का। तो वही बोल रहा है यह मृदु जल के लिए सफाई के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में क्या है आसानी से सफाई करता है। समझ में आ रहा है ना। यहां से बोल सकते हैं कि यह ज्यादा महंगाई होता है, ये कम महंगाई होता है, यह अधिक महंगाई होता है, यह अधिक सस्ता होता है, बोल सकते हैं ना। क्योंकि हम लोग यदि डव का साबुन को यूज करता होगा, इतनी को मिलता है 15 रुपया, 25 हो गया, और हम लोग को जो बेचने में आता है 103 किलो सरफ। तो सोचो क्या है, साबुन महंगा है और सरफ क्या है सस्ता है। यहाँ से बोल सकते हैं साबुन से हम लोग क्या है आसानी से साफ नहीं कर सकते कपड़ा को, और सरफ से क्या आसानी से साफ कर सकते हैं। पानी में डाल दो, उसको कपड़ा को भिगो दो, उसमें डाल दो और उसके बाद क्या है रगड़ दो, उससे साफ हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक बार साबुन को रगड़ो, फिर ब्रश मारो, फिर उसको साफ करो, तो इससे आसानी नहीं होता, इससे आसानी होता है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके कपड़े धुलाई करने में आसानी नहीं होती, इससे कपड़े धुलाई करने में आसानी होती है। यह महंगा होता है, यह सस्ता होता है। यह मृदु जल में आसानी से साफ किया जाता है, लेकिन यह मृदु तथा कठोर जल में आसानी से साफ होता है, पता है। यह बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन यह कुछ बायोडिग्रेडेबल होता है और कुछ बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। फिर बोला इसमें निर्बल शोधन क्रिया होती है, अपमार्जक में प्रबल शोधन क्रिया होती है। इसमें क्षमता ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है क्षमता, कपड़ा साफ करने में क्षमता ज्यादा होता है। तो वही बोल रहा है इसमें निर्बल शोधन क्रिया होती है, इसमें अपमार्जक में प्रबल शोधन क्रिया होती है।
हम लोग यहाँ से दो वैसे भी बोल सकते हैं, या सस्ता होता है या महंगा आता है। साबुन सस्ता आता है, सॉरी साबुन महंगा आता है और अकमाजक सस्ता आता है। इसके धुलाई कर करने में कठिनाई होती है, लेकिन इसे धुलाई कर करने में आसानी होती है। यह मृदु जल में आसानी से साफ करता है और मृदु तथा कठोर जल में दोनों में आसानी से साफ करता है। यह बायोडिग्रेडेबल होता है, या कुछ बायोडिग्रेडेबल होता है और कुछ बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। चाहे वो तो आसानी से बोल दिए, नहीं भी इसे यहाँ से याद करेंगे क्या दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखे। ब्लीचिंग पाउडर बोल रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूना को, शुष्क बुझे हुआ चूना, एक चूना होता है जिंदा जिसको हम लोग बोलते हैं CaO, होता है CaO, और होता है क्या Hol2 शायद, CaOH Hol2, CaOH Hol2, ये जिंदा चूना होता है। और ये जो होता है पानी में डाला गया तब जो चूना आता है, जैसे जो खैनी खाता है वो बुझा हुआ चूना है, उसको पानी में एक बार डाल के उसके बाद खाता है। और ये जो क्या है, जो हम लोग को मार्केट में सूखा हुआ मिलता है, समझ रहे हैं, जिंदा चूना। तो वही बोला यहाँ शुष्क बुझे हुए चूना को, बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री C तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझे हुए चूना को 40 डिग्री C तक गर्म करने पर उस पर कौन गैस प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण बन जाता है। तब बोल देगा बनाने के लिए विरंजक चूर्ण, समझ में आ गया ना। क्या बोलेंगे, जब शुष्क बुझे हुए चूना को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं और गर्म करने पर उस पर क्लोरीन गैस डालते हैं, प्रवाहित किया जाता है, तो उसकी क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। बोला कि इसका विधि बताएं, तो बोल रहे CaOH देखे लिखे है ना, तो CaOH Hol2, इस पर क्या डाला गया, क्लोरीन गैस, तो क्या बनता है CaOCl, Cl प्लस H2O, ये दोनों फॉर्मूला वही होता है, समझ रहे हैं। तो CaOCl Cl2 प्लस में इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, Ca, ये है ना, Ca इंटू OCl इंटू Cl, ये किसका है, विरंजक चूर्ण का। कभी कभी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, VBI है विरंजक चूर्ण, VBI ऑब्जेक्टिव। हम लोग का क्या बोलता है, विरंजक चूर्ण का निम्न में कौन सूत्र है, तो ये हो गया Ca इंटू OCl, कोई ये वाला नहीं करता है, कौन ऐड करता है, CaOCl2, ये ऐड करता है। यहाँ भी बात वही है, CaOCl तो Cl2, दोनों बातें एक ही है। तो वहां ऑप्शन ए में दे देगा ये, ऑप्शन बी में दे देगा ये, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में बोलेगा दोनों की कोई नहीं। तो सब लोग क्या ऐड कर ले रहता है, सब लोग ऐड कर ले रहता है ये वाला, यही वाला मार के चलाता है, लेकिन होता है दोनों। विरंजक चूर्ण का Ca इंटू OCl इंटू Cl, ये भी होता है, और दूसरा आता है CaOCl2, ये भी होता है। तो जब शुष्क बुझे हुए चूना को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए तो वह विरंजक चूर्ण बनता है। तो विरंजक चूर्ण का हम लोग के पास क्या है, समीकरण भी है। अगला बोल रहा है इसका उपयोग, यहाँ सॉरी 50 नंबर लिखा गया, यहाँ पे बोल रहा है ना इसका उपयोगिता लिखे। तो उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, विरंजक चूर्ण हम लोग सुना होगा पहले कि जो कुइया होता था, कुइया में पाउडर की तरह देने आता था ताकि उसमें जो छोटा छोटा कीटाणु है वो क्या है, मर जाए। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि कीटाणुनाशक के रूप में, क्या बोल रहा है, कीटाणुनाशक के रूप में कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, विरंजक जो उसमें लगने लगता है गंध, फिर बोला क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग कीटनाशी क्या बोलेंगे, कीटाणुनाशक के रूप में, या तो कपड़े या कागज के विरंजक करने में, और फिर बोलेंगे क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। बहुत VBI क्वेश्चन ये पूछ देता है, ये क्या है, बहुत बार पूछा गया भी है, अब पूछता भी है। रासायनिक समीकरण क्या है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे एक हम समीकरण देते हैं CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, ये तो आसान दे दिए, इसका हिंदी बताएं, इसका हिंदी होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को
गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। अब आप ही लोग बताएं, ये लिखना आसान हुआ कि ये लिखना आसान हुआ? ये लिखना आसान हुआ। तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? तो रासायनिक समीकरण संकेतों सूत्रों की सहायता से। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है तो उसका लिख दिए, कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र होता है तो उसका सूत्र लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है वो लिख दिए। तो वही बोला यहाँ पे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करना, छोटा में व्यक्त करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करना, छोटा में व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है? बोल देगा रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? तो रासायनिक समीकरण से निम्न फायदे हैं। लिखने में आसानी होता है, समय की बचत होता है, कागज की बचत होता है, वैज्ञानिकों को समझाने में आसानी होता है। क्या है? इसको लिखने में आसान होगा, किसको लिखने में आसानी होता है, इसको, इसमें कागज बचत होगा, किसमें कागज, इसमें बचत होगा, इसमें समय की बचत होगा, किसमें, इसमें समय की बचत होगा। अब वैज्ञानिकों को समझाने में इसी आसान होता है। ये बोलेगा नहीं समझेगा, ये बोलेगा CaCO3 एरो CO + CO2 समझ जाएगा। तो रासायनिक समीकरण से ये भी फायदा है। ये भी क्वेश्चन आएगा, नहीं क्वेश्चन आएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि समय की बचत होती है, लिखने में आसानी होती है, कागज की बचत होती है और वैज्ञानिकों को अभिक्रिया समझाने में आसानी होती है। तो यहाँ बोलेंगे रासायनिक समीकरण क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संक्षेपों एवं सूत्रों की सहायता, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करना, छोटा में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता। जैसे यहाँ पे लिखे H2 + Cl2 एरो 2HCl, ये पे दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, दहन क्या है? दहन के आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। तो बोला जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश पैदा करे। कोई भी पदार्थ को जलाते हैं तो ऊष्मा, ताप निकलता है और उससे प्रकाश निकलता है, उसे ईंधन कहते हैं। कोई पदार्थ को जलाने पर जो प्रकाश और ऊष्मा निकले उसको ईंधन कहते हैं और इस क्रिया को दहन कहते हैं। जो जो क्रिया उसको करने में लगा उस क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो हम लोग दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ को जलाने पर जिससे ऊष्मा और प्रकाश पैदा करता है उसे ईंधन कहते हैं और इस क्रिया को दहन कहते हैं। भाई जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश पैदा करे उसे ईंधन कहते हैं। बोल देगा ईंधन क्या कहते हैं? तो यही तक। लेकिन दहन क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? तो और इस क्रिया को दहन कहते हैं। और दहन के निम्न 3 शर्तें हैं। दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होना, जलने की उसमें क्षमता होना चाहिए। दूसरा में पोषक तत्व की उपस्थिति होना, उसमें भी क्या है? उसमें उसके जो ज्वलनशील होता है उसमें भी उपस्थिति होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। ज्वलन ताप यानी इन्हें की भींगे हुए ला देना, उसमें ज्वलन ताप पकड़ सके। तो इसमें 3 चीज बोल सकते हैं कि दहनशील पदार्थ के 3 मतलब क्या शर्तें हैं? तो दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होना चाहिए, पोषक तत्व की प्राप्ति होना चाहिए और चौथा में ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होना चाहिए, पोषक तत्व की प्राप्ति होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आगे बढ़ा। रासायनिक समीकरण से क्या पाते? देखो आ गया ना रासायनिक समीकरण अभी जस्ट बता रहे थे ना। रासायनिक समीकरण से निम्न फायदे हैं, लिखने में आसानी होती है 1 नंबर में, दूसरा में समय की बचत होती है, तीसरा में कागज की बचत होती है, चौथा में इससे वैज्ञानिकों को अभिक्रिया समझाने में आसानी होती है। खाली समझाए थे ना? आज हो गया होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। लोहे के वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे के वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? तो जब लोहे की वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो ये वायुमंडल के नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर संक्षारित हो जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर पर क्या है? भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे लोहा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसी से बचाने के लिए लोहे के वस्तुओं को पेंट किया जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब लोहे की वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है। Fe2 फेरस ऑक्साइड Fe2 होता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है
बोल रहा है जो भूरे रंग के परत के रूप में क्या है, लोहा पर जम जाता है, जो भूरे रंग के परत के रूप में लोहा पर जम जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। इसे लोहा को नष्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, लोहा नष्ट हो जाता है। इसे बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को क्या किया जाता है, तो जब लोहे की वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो सर घर में बंद रखेंगे ठीक नहीं रहेगा। खुली हवा मतलब उसको पेंट नहीं किया हुआ है, यानी तो उस पर ना तो जस्तीकरण किया हुआ है, ना तो उस पर क्या है ग्रीज, या तो ग्रीज नहीं लगा हुआ है, या तो बर्निश नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण वो खुला हुआ लोहा है। तो जब लोहे के वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो उसके ऊपर क्या है, भूरे रंग के परत के रूप में जम जाता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, जो लोहे की वस्तुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। इसी से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को क्या किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएच क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बोलेंगे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को, किसी आयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को, किसी आयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के आयन के लघु गुणक को, यही है ना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को, किसी आयन में हाइड्रोजन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को, किसी आयन में हाइड्रोजन के सांद्रण के बाद व्युत्क्रम के लघु गुणक। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आयन कर देंगे, आयन का उल्टा कर देंगे, यानी व्युत्क्रम का क्या कर देंगे, लघु गुणक। तो किसी आयन के हाइड्रोजन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को जिलेबी कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग पीएच कहते हैं। वही बोल रहा है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को पीएच कहते हैं। पीएच शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। यानी यहाँ से कह सकते हैं हम लोग अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम, 7 से क्या होता है, कम, लेकिन 0 से अधिक। और बोलेंगे क्षार का मान 7 से अधिक, 7 से क्या होता है, अधिक, लेकिन 14 से कम, क्या होता है, 14 से कम। लेकिन उदासीन का मान 7। तब पानी क्या है, हम लोग का जो जल है शुद्ध जल, न तो वो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। तो ना तो ये स्वाद में तीखा लगता है, ना तो कड़वा लगता है, ना तो अम्ल लगता है, यानी उदासीन है। उदासीन का पीएच मान कितना, मान लो कि किसी चीज का स्वाद खट्टा हो तो उसका पीएच मान कितना, 7 से कम। किसी वस्तु का स्वाद तीखा या कड़वा हो तो उसका पीएच मान कितना, 7 से अधिक बोल सकते हैं। और किसी मान उदासीन हो, किसी वस्तु का मान क्या हो, उदासीन हो, वो न तो खट्टा लग रहा है, न तो अच्छा लग रहा है, न तो तीखा लग रहा है, तो उसका पीएच मान कितना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है हम लोग के पास। आगे बोल रहा है बेकिंग पाउडर क्या है। तो बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा और टार्टिक अम्ल का मिश्रण, तो शुरू में बताए थे, ये पहले वीडियो में बताए थे पावरोटी और केक बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर किसका, खाने वाला सोडा और टार्टिक अम्ल का मिश्रण है। तो वही बोल रहा है बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा और टार्टिक अम्ल का क्या है, मिश्रण है। अगला यहाँ पे खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, अमोनिया गैस से संतृप्त। खाने वाला सोडा होता है ना हम लोग के पास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये बता हमारे पास। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि खाने वाला सोडा को या तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जली विलयन में, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जली विलयन में जब क्या प्रवाहित किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जली विलयन में, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जली विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। समझा। हम लोग बोलेंगे खाने वाला सोडा कैसे बनता है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जली विलयन में, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जली विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है
तो वो क्या बनता है, खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा को गर्म किया जाता है तो धोने वाला सोडा बन जाता है। तब बोल देगा कि धोने वाला सोडा या सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, तो खाने वाला सोडा को जब गर्म किया जाता है तो धोने वाला सोडा बन जाता है। आंसर समझ में आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा बनता है। जैसे NH3 अमोनिया, अमोनिया गैस से संतृप्त NH3 NaCl में H2S गैस मतलब क्या, पानी इसके साथ है और इसमें साथ क्या मिलाया गया, CO2 गैस मिलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया तो क्या बना, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और NaCl क्या है, बाहर हो जाता है। तो हम लोग क्या बन जाता है, खाने वाला सोडा बन जाता है। हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जली विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो खाने वाला सोडा बनता है। अब बोल देगा धोने वाला सोडा कैसे बनता है, जब खाने वाला सोडा को गर्म किया जाता है तो धोने वाला सोडा बन जाता है। अगला देखते हैं हम लोग अम्ल के प्रमुख गुण। यदि आप अम्ल का प्रमुख गुण याद कर लिए तो क्षार का भी प्रमुख गुण याद कर लिए। आप अभी बताए थे अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। क्या होता है, 7 से कम। लेकिन क्षार का पीएच मान कितना आ जाएगा, 7 से अधिक। क्या आ जाएगा, 7 से अधिक। ये दो अंतर। अब हम लोग पढ़ते हैं, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और यह स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। तीखा या कड़वा होता है। इन हम लोग बोलेंगे। पहला में इसका प्रमुख गुण है, स्वाद में खट्टा होता है। फिर बोला इसका पीएच मान 7 से कम होता है। फिर बोला यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड गैस बनाता है। हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, यानी हाइड्रोजन H बनाता है और ये हाइड्रोक्साइड OH बनाता है। समझा। उसके बाद बोल रहा है यह क्षार से भी अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तो क्षार से विक्रिया कर रहा है। और क्षार रहेगा तो अम्ल से विक्रिया करेगा। और लवण और जल ये भी बनाएगा, लवण और जल वो भी बनाएगा। अम्ल जो है क्षार से विक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल। लवण और जल बनाएगा, लवण और जल। और ये क्षार है तो अम्ल से विक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। कौन, अम्ल। अम्ल करता है नीले को लाल, लेकिन क्षार जो है लाल को कर देता है नीला। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हम लोग पहले याद कर लेते हैं। पहला अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह धातु से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह धातु से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद यह क्षार से विक्रिया कर लवण और जल बनाता है। यह क्षार से विक्रिया कर लवण और जल बनाता है। और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस को क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह धातु से विक्रिया कर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं यह अम्ल से विक्रिया कर लवण और जल बनाता है। और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ देखते हैं हम लोग लास्ट में अम्ल में क्या है, लास्ट में लो। क्या है, लास्ट में लो। तो लास्ट में इसका लो यानी नीले को लाल कर देता है। पूरा देखो यहाँ भी लो है, पूरा यहाँ भी लो, लेकिन इसमें लास्ट में लो नहीं है। तो इसमें भी लास्ट में लो नहीं है। देखो नीला है, ला है। यहाँ पे लो है, यहाँ पे है, यानी ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। जहां पे मैच करेगा उसके साथ वही। तो हम लोग बोलेंगे, कभी कभी मान लो एग्जाम में जाके भूल जाते हैं कि अम्ल किसको बोलता था, नीले को लाल करता था, लाल को नीला। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। लास्ट में देखो दोनों में कौन सी मिल रहा है, लो लो, यानी नीले को लाल में। तो ये भी लास्ट में है, तो ये भी लास्ट होना चाहिए, यानी शुरू में क्या होना चाहिए, नीले। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, कोई पत्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई पत्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा,
कोई लिटमस पत्र लाल को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कर रहा है तो क्षार का लगा है, और क्षार का पीएच मान कितना? बोल देगा कोई पत्र नीले को लाल करता है तो उसका पीएच मान कितना? क्योंकि नीले को लाल कौन करता है? अम्ल, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है। ये भी बहुत वीवीआई है, ये भी क्या है? बहुत वीवीआई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है? तो कास्टिक सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में, कास्टिक सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में, NaCl को मतलब नमक का जली विलयन यानी घोल दे, तो हम लोग बोलेंगे कास्टिक सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है। हम लोग एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें नमक को घोल देते हैं पानी में, और उसमें विद्युत अपघटन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? विद्युत अपघटन, जिससे सोडियम क्लोराइड Na+ में और Cl- में टूट जाता है। Na+ में क्यों? कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान में देता है, बताए थे, और Cl- क्यों? ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो हम लोग बोलेंगे कास्टिक सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है, जिसके कारण सोडियम क्लोराइड से Na+ में और Cl- में टूट जाता है। कास्टिक सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में यानी NaCl के जली विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है, जिसके कारण सोडियम क्लोराइड Na+ में और Cl- में टूट जाता है, Cl- में टूट जाता है। और बोला Cl- एनोड पर, एनोड बोलता है माइनस को, कैथोड को बोलता है प्लस को, तो Cl- एनोड पर Cl2 देता है, Cl- एनोड पर क्या करता है? Cl2 देता है, तथा कैथोड पर जाके मुक्त हो जाता है, यानी Na पर क्या जाके मुक्त हो जाता है, जो जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो जल से साथ क्या, जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का निर्माण हो जाता है। किससे बोलते हैं? जब कास्टिक सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड में Na+ में और Cl- में मिल जाता है। अब Cl- एनोड पर Cl2 देता है, Cl- एनोड पर Cl2 देता है, और कैथोड पर जाके मुक्त हो जाता है, जो जल से विक्रिया कर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। भाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है। अब इसका उपयोग तो साबुन बनाने में, पहला 1 नंबर में क्या लिखेंगे? साबुन बनाने में, दूसरा में आप मार्जर बनाने में, तीसरा में कागज बनाने में, चौथा में प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। पहला में साबुन बनाने में, दूसरा में आप मार्जर बनाने में यानी सरफ बनाने में, तीसरा में कागज बनाने में, चौथा में प्रयोगशाला में गेंद। दीपक कुमार को क्या कहते हैं? गैंगस्टर वो नहीं। ये गेंद किसको कहते हैं? तो खनिज में जो अशुद्धि पाया जाता है, शुद्ध करते हैं ना, क्योंकि हम लोग जो पृथ्वी से निकालते हैं तो शुद्ध धातु नहीं प्राप्त होता है, उसमें जो अशुद्धि पाया जाता है उसे वो क्या कहते हैं? गेंद कहते हैं। देखो भाई लिखा है, अयस्कों में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अयस्कों में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गेंद कहते हैं। आगे बोल रहा है भर्जन या जारक क्या है? तो सल्फाइड अयस्कों को हवा के पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में, भर्जन या जारक किसे कहते हैं? तो सल्फाइड अयस्कों के हवा के पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को सल्फाइड अयस्कों में क्या बोलेंगे हम लोग? सल्फाइड अयस्कों को हवा के पर्याप्त मात्रा में, बहुत मात्रा में, सल्फाइड अयस्कों के हवा के पर्याप्त मात्रा में क्या करेंगे? तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन या जारक कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों क्या बोलेंगे? सल्फाइड अयस्कों को हवा के पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को हवा के पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म कर, धीरे धीरे नहीं, तीव्रता से गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन या जारक कहते हैं। अगर निस्तापन भी देखो इसी तरह, अयस्कों को हवा के अनुपस्थिति में, यहाँ पर सल्फाइड अयस्कों के हवा के पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में, बहुत, लेकिन यहाँ पर अनुपस्थिति में क्या बोल रहा है? अयस्कों के हवा के अनुपस्थिति में उनके गलनांक से कम ताप पर, यहाँ पे तीव्रता से गर्म कर रहे थे, यहाँ पे गलनांक के कम ताप पर तीव्रता से गर्म कर, गलनांक के कम ताप हो, मतलब ये हो कि गले जितना पर ताप पर और ऐसे कम ताप पर गर्म करें तीव्रता से, तब धातु के ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। भर्जन या जारक
तो सल्फाइड अयस्कों को हवा के पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। और निस्तापन किसे कहते हैं? तो अयस्कों के हवा के अनुपस्थिति में उसके गलनांक के कम ताप पर तीव्रता से गर्म कर धातु के ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को व्यय कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम धातु होता है Na को यदि हम लोग खुली हवा में रखेंगे ना तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जल जाएगा। यदि इसको पानी में भी रखेंगे तो जल के साथ अभिक्रिया करके नष्ट हो जाएगा। इसी से बचाने के लिए इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम को बचाने के लिए इसको क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो वही यहाँ पे देखते हैं, जब सोडियम धातु को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर नष्ट हो जाता है। जब इसे जल में रखा जाता है तो ये जल से प्रतिक्रिया कर जल जाता है। अतः इसे नष्ट होने से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर, तो जब सोडियम धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर नष्ट हो जाता है। और जब इसे जल में रखा जाता है तो यह जल से विक्रिया कर जल जाता है, जो भी नष्ट हो जाता है। तो इसे नष्ट होने से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन तेल से विक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको बचाने के लिए किसमें रखते हैं? केरोसिन तेल में। आगे बढ़ा, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। क्यों? गर्म जल का टैंक बनाते हैं ना तो उसमें बोला तांबा का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। तो बोलेगा तांबा क्या है? उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन ये इस्पात उष्मा का सुचालक, जबकि ये सस्ते में मिलता है एकरा से, इस्पात से। इसी कारण हम लोग गर्म जल के टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं, इस्पात का। तो हम लोग दो कारण से, ये उष्मा का सुचालक होता है, ज्यादा उष्मा इसमें मतलब जल्दी वजन पकड़ लेता है, और यह क्या होता है? तांबे का अपेक्षा सस्ता भी मिलता है, क्वालिटी भी और दाम भी कम। इसीलिए हम लोग क्या है, कभी कभी देखा होगा चाय अगर जहां बनाता है वहां पे वो जो सस्पेन होता है चाय बनाने वाला तांबे का रहता है। क्यों? तुरंत गर्म कर देता है, तुरंत चाय गर्म हो जाता है, क्योंकि उष्मा का सुचालक होता है, तुरंत गर्म हो जाता है और सस्ता भी मिलता है इस्पात से। तो इसीलिए तांबे का उपयोग गर्म जल का टैंक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो भाई बोला इस्पात की अपेक्षा तांबे ताप का अधिक सुचालक है। ताप का क्या है? अधिक सुचालक है, या इस्पात की अपेक्षा सस्ता भी होता है। ताप अधिक सुचालक भी होता है और यह इस्पात की अपेक्षा सस्ता भी मिलता है। इसी कारण गर्म जल टैंक बनाने में किसका करते प्रयोग? तांबे का उपयोग करते हैं, इस्पात का। ये आपका लगता है लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक वीडियो इसके पहले बनाए, उसमें से 20 क्वेश्चन बनाए थे, 20 क्वेश्चन का था। और ये आपका टोटल केमिस्ट्री का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया। तो इसी में से आपका क्या है, लगभग आपके केमिस्ट्री में क्या है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 4 क्वेश्चन इसी वीडियो से, और जो पहले वीडियो में बताया गया इसी वीडियो से क्या है, आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे ज्यादा नहीं है, इसी में से आएगा। जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, जो अनुमानित लगाया गया है वो भी इसी में है। तो आप लोग क्या है, इस वीडियो को अंत तक देख ही लिए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं उसमें 20 क्वेश्चन है, वो भी आप लोग क्या है जाके देखें। और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है समझने की कोशिश करेंगे। संक्षारण रोकने के प्रमुख उपाय। संक्षारण यानी जंग लगने से क्या हम लोग रोक सकते हैं, क्या रोकाव कर सकते हैं? तो वो रहा है ग्रीस या वर्निश का लेप लगा दे। ग्रीस जो होता है, ग्रीस जो हम लोग गाड़ी में लगाते हैं, उसका यदि हम लोग लोहे के धातु पर क्या है लगा देते हैं तो उससे मतलब जंग नहीं लगता। दूसरा में पेंट की परत चढ़ाकर या तो उसको कलर कर दो, उससे भी क्या जंग नहीं लगता। जस्तीकरण करके उस पर जस्ता का परत चढ़ा दो। क्या कर दो? पढ़ाए थे धातुओं के वस्तुओं को जस्तीकरण क्यों किया जाता है? ताकि जंग से बच सके। उस पर जस्ता का क्या करता है? परत चढ़ा जाता है, सोना कलर का जो लगता है, सॉरी चांदी कलर का जो लगता है। फिर बोला विद्युत लेपन करके, इसको विद्युत लेपन करके भी क्या किया जाता है, इसको हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं मिश्र धातु में बदलकर। तो ये हम लोग का 4-5 जरिया संक्षारण को रोकने का। ग्रीस या वर्निश का लेप लगाकर, फिर बोले कि पेंट की परत चढ़ाकर, जस्तीकरण करके, विद्युत लेपन करके, मिश्र धातु। इस वीडियो को अंत करने के लिए पहले हम एक लास्ट वाला VVI ऑब्जेक्टिव फ्राइंग पैन और बोलेंगे फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन किसको बोलता है? जो हम लोग अंडे को उबालते हैं,
जो हम लोग अंडे को उबालते हैं। फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? बोल देगा ग्रीज या वर्निश का लेप लगाकर, कि पेंट चढ़ाकर, कि जस्तीकरण करके, विद्युत लेपन करके, मिश्र धातु में बदलकर। तो यदि हम लोग आमलेट जो बनाने वाला बर्तन होता है फ्राइंग पैन, उसमें ग्रीज लगा देंगे तब तो आमलेट खाने में मजा आ जाएगा। आएगा? नहीं मजा आएगा। यानी इसका उपयोग हम लोग, जब क्वेश्चन रहेगा फ्राइंग पैन तब जंग से बचाने का उपाय तो ये सब है, लेकिन फ्राइंग पैन में देखना कौन होगा। दूसरा में पेंट का परत चढ़ाकर, यदि उस पर पेंट लगा देंगे तो पता चलेगा आमलेट को हमारा लाल पीला हरियर हो गया। ये भी हम लोग दूसरा नहीं कर सकते हैं। जस्तीकरण करके क्या होता है? ये हमारा जस्तीकरण करके, उस पर जस्ता का परत लगता है, चांदी जैसा होता है, तो उसका परत चढ़ा देते हैं, जिनके कारण क्या है, तब बोल देगा फ्राइंग पैन में किसका उपयोग किया जाता है? जस्तीकरण करके। लेकिन जंग से बचाने का उपाय क्या है? तब टोटल। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और इस वीडियो को यदि देखे हैं तो दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर करें। और इसी चैनल पे क्या है, आप लोगों का ये बायोलॉजी का केमिस्ट्री का पढ़ाया गया है टोटल, और अगला वीडियो हम बायोलॉजी का लेकर आएंगे। उसके बाद फिजिक्स का, ये तीनों क्या है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर लेकर आएंगे, और आप लोग क्या आंसर देखें और 2025 का जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करते रहे। ये मेरा आशीर्वाद है।